हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब खुशी को अक्षत पर गुस्सा आ रहा था। वह एक माँ थी, भला अपने बच्चे का हक ऐसे कैसे किसी को लेने देगी, भले ही वह उसका पति ही क्यों ना हो। वह गुस्से से अक्षत को घूरने लगी और अगले ही पल आह की आवाज के साथ अक्षत कमर के बल जमीन पर गिरा हुआ था और अपनी कमर सहलाते हुए खुशी को देख रहा था। तो वहीं खुशी हैरानी से मुंह पर हाथ रख हड़बड़ा कर बैठ गई। अक्षु, आप नीचे क्या कर रहे हैं? खुशी की बात सुन अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी बेयकीन आंखों से उसे देख रहा था और अगले ही पल मुंह बनाकर बोला, व्हाट? क्या कहा तुमने? मैं नीचे क्या कर रहा हूँ? आर यू सीरियस जान? पहले तो मुझे धक्का मारकर नीचे गिराती हो और फिर पूछती हो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ। जान, तुम्हें तो मैं। कहकर अक्षत अपनी जगह से उठकर खड़ा होने को हुआ कि तभी अगले ही पल दर्द भरी आवाज के साथ वह दोबारा कराहते हुए जमीन पर बैठ गया। उसने झटके से पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां अंश का पालना जो कि लोहे का बना हुआ था और उसके स्टैंड से ही अक्षत की कमर पर चोट लगी थी। बस फिर क्या, खुशी जो कि अब तक मासूम बनकर नाखून चबाते हुए यह जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि अक्षत गलती से गिरा था, इसमें उसका कोई दोष नहीं था, हड़बड़ाकर जल्दी से अपने बदन पर ब्लैंकेट संभालते हुए आई और फिक्र जताते हुए बोली, अरे रे रे रे, संभल कर, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? दिखाइए मुझे। कहते हुए खुशी अक्षत की कमर को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अक्षत गुस्से से मुंह बनाकर खुशी का हाथ हटाते हुए बोला, रहने दो, पहले तो धक्का मारकर खुद से दूर करती हो, उसके बाद फिक्र जताती हो। सब जानता हूं मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती जान, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कोई और ले रहा है। अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा कोई और इम्पोर्टेंट हो गया है ना? कहकर अक्षत दुखी मन से खुशी को देखता है और फिर खुद ही उठने की कोशिश करने लगा। तो वहीं उसकी बातों को सुन खुशी शर्मिंदगी और परेशानी से अपने निचले होठों को काट रही थी। जल्दी से घबराकर उसके चेहरे को हाथों में थाम ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं 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 अक्षु, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस क्या जान, क्या यह सच नहीं है कि तुमने मुझे इसलिए धोखा दिया क्योंकि मैं तुम्हें इस बच्चे को अपने सीने से लगाने से मना कर रहा था और तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ गया? कह दो कि यह झूठ है। और अक्षत की बात सुन खुशी धीरे से अपनी नज़र झुका लेती है और लगभग रोना सा चेहरा बनाकर धीमी आवाज में, आई एम सॉरी, मुझे लगा, मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, पर मुझे क्या मालूम था कि आप इस तरह नीचे गिर जाएंगे। दिखने में तो मोटे सांड जैसे हैं और एक धक्के में छुई मुई लड़कियों की तरह नीचे गिर गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? आप नाकसू पहले से बहुत कमजोर हो गए हो। पहले तो इतने स्ट्रोंग हुआ करते थे कि हाथी भी हिलाए तो हिलते नहीं थे, और आप देखो कैसे छुई मुई की तरह रिएक्ट कर रहे हो। यू नो व्हाट, आपका खून में आलू के पराठे की कमी है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सुबह शाम दिन रात आलू के पराठे, बस एक हफ्ते की डाइट और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पहले की तरह स्ट्रोंग। अभी फिलहाल आप उठिए, मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। इतना कहकर वह मासूमियत से अक्षत को अपने कंधे का सहारा देकर उठाने लगी। तो वहीं अक्षत, जिसे अपनी बैकबोन पर सचमुच चोट लग चुकी थी, कराहते हुए खुशी के कंधे का सहारा लेकर अपनी जगह से किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। तो खुशी ने उसे बिस्तर पर लेटाया। खुशी से वह संभल भी नहीं पा रहा था। वह तो अक्षत का हाथ ही अपने कंधे पर रखकर जोर जोर से हिल रही थी और फाइनली अक्षत को बिस्तर पर गिराते ही वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ झाड़ रही थी, जैसे मानो उसने 100 किलो की सीमेंट की बोरी उठाई हो। खुशी के एक्सप्रेशन देख अक्षत उसे बस निहारता ही जा रहा था। उसे अपनी जान के चेहरे के रिएक्शन बहुत प्यारे लग रहे थे कि तभी खुशी जल्दी से अक्षत के कमर को देखते हैं, क्योंकि अक्षत शर्टलेस था। खुशी ने देखा अक्षत को एक जगह पर नील पड़ गई थी। दरअसल ठीक इसी जगह पर अमरनाथ यात्रा के दौरान अक्षत को चोट लगी थी, जब वह पूरी तरह से थक हार गया था और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। बस एक ही जगह पर दोबारा चोट लगने से अक्षत को स्वेलिंग हो गई थी और यह देखकर खुशी को अपने दिल में दर्द उठा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालकर अक्षत को पेट के बल होने के लिए कहती है, अक्षु, आप उल्टा लेट जाइए, मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। खुशी की आवाज में दर्द महसूस कर अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा यह स्टाइल भी अच्छा है जान, पहले तो दर्द देती हो और फिर मलहम लगाती हो, वो भी रो रो कर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो,
तुम्हारे रोने से मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, इसीलिए पहले तो अपने आंसू पोंछो और फिर यहाँ आओ मेरे पास। अक्षत के ताने को सुनकर खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर पहले तो अपने आंसू साफ करती है, फिर हाथ में मेडिसिन लिए धीरे से अक्षत के पास गई तो अक्षत उसके बदन से ब्लैंकेट हटा देता है और उसके सीने से अपना चेहरा छुपाने लगा। अक्षत की इस हरकत पर खुशी हड़बड़ा गई। अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ, वरना आपको और दर्द होगा। और आई एम सॉरी अक्षु, मैं सचमुच इतनी बुद्धू हूँ, लेकिन मुझे आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था, सच्ची। अक्षु, मैं। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अक्षत तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसकी आंखों में देखते हुए मैग्नेटिक वॉइस में, कितना बोलती हो तुम। रोमांटिक मूड का कबाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जान, इतना वक्त हो चुका है, तड़फ रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए, और तुम हो कि। खैर छोड़ो, तुमसे तो कहना ही बेकार है। अब चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो और मुझे मेरी मेडिसिन लेने दो। इतना कहकर अक्षत खुशी के क्लीवेज पर किस करने लगा। वह दोनों आमने सामने लेटे हुए थे। तो वहीं अक्षत की हरकत पर खुशी थोड़ा हैरान होते हुए, अरे लेकिन अक्षु प्लीज मुझे मेडिसिन तो सुनिए ना, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूँ, पहले दवाई लगा लेने दीजिए, वरना आपको तकलीफ होगी। और तभी अक्षत गुस्से से खुशी को घूरते हुए वार्निंग भरे अंदाज में, जान तुम भागी ही जा रही हो, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और खबरदार मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और होठों पर टेप लगा दूंगा। याद रखना, जब देखो तब डिस्टर्ब करने की आदत है, हार्टलेस लड़की। और उसकी शिकायत के साथ धमकी को सुनकर खुशी हैरानी से अक्षत को देख रही थी। उसे अपने पागल दीवाने और खड़ूस पति पर कभी तो हैरानी हो रही थी तो कभी गुस्सा आ रहा था, और कुछ ही सेकंड में ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सिसकियों की आवाज निकलने लगी, क्योंकि अक्षत काफी ज्यादा पैशनेट हो रहा था। अक्षत की हरकतें सचमुच काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। खुशी अक्षत की हरकतों से उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने हाथ में ली हुई मेडिसिन पर गया। खुशी समझ चुकी थी अक्षत उसे नहीं छोड़ने वाला, उसे अक्षत को ऐसे ही दवाई लगानी होगी। यही सोचकर वह अपने एक हाथ में बहुत सारी मेडिसिन लेकर अक्षत को कस के हक कर लेती है और धीरे से अपना एक हाथ अक्षत की कमर तक ले जाने की कोशिश करते हुए हल्के हल्के उसकी पीठ को मसाज देने लगी। तो वहीं अक्षत, जिसे भले ही अपनी कमर में दर्द हो रहा था, इसके बावजूद वह खुशी से एक सेकंड दूर नहीं होना चाहता था। खुशी के नरम हाथों को अपनी कमर पर महसूस कर उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। उसे कब गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में सुबह हो चुकी थी। यहाँ एक तरफ खुशी की आंखों से नींद गायब थी, वहीं अक्षत उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर न जाने कितनी लंबे वक्त तक गहरी नींद में सो रहा था। अक्षत सोए हुए मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव। उसके काले बाल जो कि उसकी आंखों तक बिखरे हुए थे, उसके सख्त लेकिन हल्के रेड लिप्स, फेयर स्किन जो कि ग्लो कर रही थी, मस्कुलर बॉडी वाला शरीर जिसे देखते ही कोई भी लड़की दीवानी हो जाए, और अक्षत का दीवानापन जिसे याद कर खुशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह न जाने कब से अक्षत के हैंडसम चेहरे को निहार रही थी और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसका इंतजार खत्म हो चुका है, उसका प्यार, उसका पति उसकी जिंदगी वापस लौट आया है। खुशी धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अक्षत के चेहरे को सहलाती है और मुस्कुराते हुए खुद से बोली, टेढ़ा है पर मेरा है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी इन हरकतों को कितना मिस किया है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब आपकी इम्पोर्टेंस मेरी ज़िंदगी में कम हो रही है, जबकि यह सच नहीं है अक्षु। आप मेरी सांसें हैं, मेरी धड़कन है, मेरी ज़िंदगी है। भला ज़िंदगी की चाहत कभी किसी को कम होती है क्या? आपको लगता है अंश मेरी ज़िंदगी में आपकी जगह ले रहा है, इसीलिए आपको उससे जलन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है अक्षु। आपको यह समझना होगा कि हमारा बच्चा हमें अलग करने नहीं बल्कि हमें एक करने आया है, हमारे प्यार को बढ़ाने आया है। आप भरोसा रखिए, बहुत जल्द आपको इस बात का एहसास होगा, और जिस दिन होगा मुझे पूरा यकीन है आप मेरी ही तरह हमारे बच्चे से प्यार करेंगे। खुशी धीरे से हंस दी और अक्षत के गाल को प्यार से खींचते हुए बोली, बच्चों की तरह जलन करते हैं, जल कुकड़े कहीं के। खुशी प्यार से अक्षत को देख ही रही थी कि तभी पालने में सोया हुआ अंश की नींद टूट गई और जोर जोर से रोने लगा। अंश को रोता हुआ देखकर खुशी जल्दी से बिस्तर से उठी और अपने बदन पर नाइटी पहन अपने बेटे को उठाती है ताकि अक्षत की नींद डिस्टर्ब ना हो। वह अंश को प्यार से दुलार करते हुए बालकनी की तरफ चली गई, जहां वह उसे अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाने लगी। अंश अपनी माँ के आंचल में आते ही खुशी से चहकने लगा।
तो वहीं खुशी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर और सिल्की सॉफ्ट बालों में अपने हाथों से सहलाते हुए उसे ममता भरे स्पर्श का आनंद दे रही थी। तो वहीं वह दोनों माँ बेटे इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी नीली आंखें उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख जल भुनकर राख हो रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि अक्षत था, जिसकी आंखें तो उसी वक्त खुल गई थी जब खुशी उससे अपने दिल की बात कह रही थी। वह तो बस आंखें बंद किए हुए खुशी के दिल के जज्बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अपनी जान को हमेशा की तरह किसी और के करीब उसका पारा हाई हो रहा था। अक्षत के बस यही प्रॉब्लम थी, वह खुशी को किसी के साथ नहीं बांट सकता था, हवाओं के साथ भी नहीं। उसका बस चलता तो वह खुशी की ऑक्सीजन की कमी भी खुद ही पूरी करता। कभी कभी तो उसका ओवर पॉजेसिव नेचर खुशी के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। अक्षत गुस्से से खुशी और अंश को घूरते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो जान। मैंने तुम्हें समझाया था वह बच्चा तुम्हारे सीने से नहीं लिपटना चाहिए, वह मेरी जगह है, तुम वह किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन तुम नहीं मानी। वह बच्चा धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह ले रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा? कभी नहीं। इसे हमारी जिंदगी से जाना होगा जान। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट होना चाहिए और कोई नहीं। जैसे मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो, वैसे ही तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए अक्षत अपने गुस्से और जलन भरी नजरों से खुशी के आंचल में छुपे हुए छोटे से बच्चे अंश को घूर रहा था। इस वक्त उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। न जाने उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, जिसे समझना फिलहाल मुश्किल था। तो वहीं दूसरी तरफ कबीर कपूर गुस्से से तिल मिलाए हुए इधर उधर भटक रहा था और अपने मोबाइल फोन को घूरते हुए दांत पीस कर बोला, आखिर तुम कहाँ हो माय लव? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फोन रिसीव नहीं कर रही। यह तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम। और तभी कबीर का मोबाइल फोन रिंग होता है। हेलो, क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, हमने आपको कुछ फोटोग्राफ मेल किए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। ओके। इतना कहकर कबीर ने तुरंत अपना लैपटॉप ओपन कर उस पर मेल चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका दिमाग तो जैसे फटने को हो गया। वह एकदम से धाड़ते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यह कौन है और माय लव के पास इतना कैसे चिपक रहा है? क्या इसे अपनी जिंदगी का डर नहीं है? इसे तो मैं वार्निंग दी थी मैंने हॉस्पिटल डायरेक्टर को, मेरी अनु के पास किसी भी मेल डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टाफ को भटकने ना दें, लेकिन लगता है उसके दिमाग का माल खाली हो गया है, इसीलिए मेरी धमकी को भूल गया। उसे तो मैं। इतना कहकर कबीर ने हॉस्पिटल डायरेक्टर को कॉल किया। दूसरी तरफ से एक इंसान ने, जिसकी उम्र लगभग 45-46 साल होगी, फोन कॉल रिसीव करता है। हेलो, यस सर, मिस्टर कबीर कपूर। सर के बच्चे, लगता है तुम्हें अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, इसीलिए मेरी अनु के आसपास उस फिरंगी डॉक्टर को घूमने की आज़ादी दे रहे हो। तुम्हें मालूम भी है, सिर्फ उसकी वजह से मेरी अनु मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, उससे बात किए बिना मेरी जान जा रही है, और तुम हो कि अपनी बीवी के साथ आईसीयू वार्ड में मस्ती कर रहे हो। तुम्हें तो मैं। और कबीर कपूर की धमकी सुनकर हॉस्पिटल डायरेक्टर घबराकर थोड़ी कंफ्यूज नज़रों से अपने सामने बेहोश पड़ी अपनी वाइफ को देख रहा था, जिसकी लगभग 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और वह इस वक्त आईसीयू में थी। हॉस्पिटल डायरेक्टर थोड़ा दुखी होते हुए मन में बोला, यह कबीर कपूर पागल हो गया है क्या? कोई आईसीयू वार्ड में मस्ती कैसे कर सकता है? डॉक्टर अनन्या बजाज बिल्कुल सही कहती है, उसका पति एक नंबर का। माइंड योर टंग मिस्टर डायरेक्टर, करेक्ट योर वर्ड्स, शी इज नॉट अनन्या बजाज। तुम भूल रहे हो, उसका नाम अनन्या कबीर कपूर है और मैं सचमुच एक नंबर का पागल इंसान हूँ। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे पागलपन को चैलेंज मत करो। मैं अभी और इसी वक्त अमेरिका आ रहा हूँ और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बेहतर होगा तुम उस फिरंगी को मेरी अनु से दूर रखो। और खबरदार, जब माय लव को मेरे आने के बारे में पता चला, तुम्हारी ही बीवी के पास बहुत जल्द एक बेड तुम्हारा भी होगा, अंडरस्टैंड? यस सर मिस्टर कबीर कपूर, कहकर हॉस्पिटल डायरेक्टर ने घबराकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब उसके माथे से पसीना बह रहा था। वह घबराते हुए अपने आप से बोला, ओ गॉड, यह इंसान कितना डेंजरस है, पता नहीं डॉक्टर अनन्या इसे कैसे हैंडल करती है। कबीर ने कॉल डिस्कनेक्ट करते ही जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग शुरू कर दी कि तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और सर्वेंट ने बताया, सर ब्रेकफास्ट अरेंज हो चुका है, मैडम आपको नीचे बुला रही है। ओके, मैं आता हूँ, कहकर कबीर नर्वस होकर अपने नाखून चबाते हुए अपने सूटकेस को देख रहा था और सीट
मैं यह कैसे भूल गया। मैं इस वक्त कपूर विला में नहीं बल्कि जिंदल विला में हूँ, और अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा तो बड़े भैया को 1 मिनट नहीं लगेगा माय लव को मेरी इन्फॉर्मेशन देने में, और फिर माय लव मुझे आने से रोक देगी। नहीं नहीं नहीं, कितने दिन हो गए हैं, मैं अब अपनी अनु से दूर नहीं रह सकता। मुझे किसी भी कीमत पर उसके साथ रोमांस करना है और इसके लिए मुझे जाना होगा। लेकिन मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को पता चला कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ तो वह लोग तो मुझे जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि वह डेविल का बच्चा यहीं आकर पसर गया है। और मैं सबसे ज़्यादा किया है कि मेरे पास प्लान है। जब तक यहाँ मामला सॉर्ट आउट नहीं होता मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अब मैं अपने दिल का क्या करूँ? अगर वह फिरंगी मेरी अनु पर डोरे डालेगा तो? नहीं नहीं नहीं, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अपनी बीवी के पास जाना है और अभी जाना है, कुछ भी करके। हाँ, कुछ सोच कबीर कपूर, कुछ सोच, कहकर कबीर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा और अगले ही पल उसके दिमाग की बत्ती जली। हाँ, आइडिया। इतना कहकर वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? और आपका चुन्नू मुन्नू कैसे हैं? और हमारी लिटिल प्रिंसेस, वह कैसी है? कबीर अपने शब्दों को शहर में डुबा डुबा कर कह रहा था और उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से एक खूबसूरत सी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 26 या 27 साल होगी, मुस्कुराते हुए बोली, कबीर कपूर, आज आपने कैसे याद किया? भाई, हम तो आपसे बहुत नाराज़ हैं। आपके यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आप हमसे मिलने ही नहीं आए। अर्जुन जी बता रहे थे आपको ज़रूरी काम है, इसीलिए। ओहो भाभी जी, आप लोगों से भी ज़रूरी कोई काम हो सकता है भला? मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अभी आ जाता हूँ आप लोगों से मिलने। मुझे भी बच्चों से मिलने का बड़ा दिल कर रहा है। अबीर और अनु ने उनके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं। ओह, यह तो बहुत अच्छी बात है कबीर, आप आइए। आरव, अवनी, आहान और विवान भी कबीर को बहुत याद कर रहे थे। ठीक है भाभी जी, वैसे बड़े भैया कहाँ हैं? अर्जुन जी, वह तो सुबह से ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आपको कुछ काम था उनसे? अगर आप कहें तो मैं उन्हें भी घर पर। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाभी जी। बड़े भैया से तो मैं मिलता ही रहता हूँ। आज सिर्फ बच्चों की बारी। वैसे आप गाजर का हलवा तैयार रखना। आपके हाथों के बने गाजर के हलवे की तो बात ही कुछ और है। और यह सुनकर महक यानी अर्जुन बजाज की पत्नी मुस्कुरा दी। ठीक है कबीर। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब कबीर के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वह जल्दी से अपना सूटकेस लेकर बाहर की तरफ भागा, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी ने अंश को फ्रेश करने के बाद उसे मालिश करके अच्छे से रेडी कर प्यार से उसके साथ खेल रही थी कि तभी उसकी नज़र अक्षत की तरफ गई, जो गाल फुलाकर आईने के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा था और आईने के जरिए ही तिरछी नज़र से खुशी और अंश को देख रहा था। अक्षत की आंखों में अंश के लिए जलन साफ नजर आ रही थी, जिसे खुशी भी समझ चुकी थी। लेकिन अक्षत ने खुशी को अंश से दूर रखने के लिए एक बार भी नहीं कहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था खुशी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाए, और इस बात को खुशी भी समझ रही थी। तभी वह अंश को कुछ खिलौनों में बिजी कर धीरे से अक्षत के पास गई और उसे पीछे से हक कर लेती है। वह उसकी पीठ पर अपना सर टिकाकर मीठी आवाज में बोली, अक्षु, वक्त मिल गया मेरे पास आने का? बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई। अक्षत की आवाज़ में नाराज़गी थी, जिसे समझकर खुशी धीरे से उसके सामने आते हुए बोली, अक्षु, वह आपका बच्चा है, क्या उसके साथ इतनी जलन और रूठना सही है? खुशी की आंखों में थोड़ा दुख था, जिसे समझकर अक्षत उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर आए हुए बालों की लटों को कानों के पीछे करते हुए बोला, यह जलन नहीं है जान, मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत है। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकता, और मैं देख रहा हूँ वह बच्चा तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो बताओ, क्या मेरा इस तरह से बिहेव करना गलत है? देखो तो, उसने मेरा वक्त भी मुझसे छीन लिया। तुम्हें याद है ना किस तरह तुम हर वक्त मेरे करीब रहती थी? मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देता था। तुम्हारा वक्त पर तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे होठों पर बस मेरा ही रहता था। मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग में भी रोमांस करता था और रात को भी। सुबह उठते ही तुम्हारी आंखों में बस मैं रहता था। लेकिन अब मुश्किल से हमें घर आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और इतनी देर में ही मैंने नोटिस किया है कि तुम कहीं और बिजी रहती हो। सुबह से तुम बस उसके काम में लगी हुई हो। मैं तुमसे कहा, जान चलो साथ में शावर लेते हैं, तो तुमने क्या कहा? नहीं अक्षु, बाथरूम में आप मुझे तंग करेंगे और 2-3 घंटे बिजी रखेंगे।
तब तक अंश को भूख लगेगी और वह रोने लगेगा। पहले उसे फ्रेश करके मालिश कर दूं। रात भर पालने में सोकर उसका बदन दुख रहा होगा ना। मैं बस यूं गई और यूं ही कहकर तुमने मुझसे पीछा छुड़ा लिया, और जब मैं फ्रेश होकर आया तो तुम अभी भी उस बच्चे के साथ खेल रही हो। तुमने मुझे अपने हाथों से रेडी भी नहीं किया। तुम भूल गई ना कि तुम मुझे अपने हाथों से रेडी करती थी, अपने हाथों से खिलाती थी। जब भी मेरा दिल करता मैं तुम्हारे करीब आता था। तुम मुझे रोकती भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ तुम्हारा सारा कंसंट्रेट मुझ पर होने की जगह बच्चे पर है। तो बताओ, क्या मुझे इस बच्चे से जलन नहीं होनी चाहिए? 2 साल, पूरे 2 साल तुमसे दूर होकर मुझे कितनी तड़फ हुई है तुम्हारे लिए। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और मेरी मजबूरी देखो, मैं ना तो इस बच्चे को कुछ कह सकता हूँ ना ही तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और तुम इस वजह से, अगर मैंने इसे हर्ट किया तो तुम हर्ट हो जाओगी, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम्हें मेरे हर्ट होने की कोई परवाह नहीं है। तुम सचमुच बहुत बदल गई हो जान, बहुत। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी बच्चा आए। इतना कहकर अक्षत की आवाज़ में एक दर्द और तकलीफ थी। उसकी नीली आंखें बहुत ही ज़्यादा बेचैन और इनसिक्योरिटी से भरी हुई थी। अक्षत की आवाज़ में, उसकी आंखों में और चेहरे पर खुशी को खो देने की तकलीफ और घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसे समझकर खुशी पूरी तरह हैरान थी। अक्षत बिना कुछ बोले धीरे से खुशी से अलग हुआ और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट कर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वक्त मिले तो एक बार मुझसे बात कर लेना। वह क्या है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में तो मेरे अलावा बहुत से लोग हैं, पर मेरी अकेली ज़िंदगी तुम हो। इतना कहकर वह अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए चला गया और खुशी पत्थर की तरह बस उसे जाता हुआ देखते रह गई। अगले ही पल उसे अपने दिल में बहुत दर्द और चुभन का एहसास हुआ। खुशी को होश आया कि वह अक्षत के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। वह इस बात को कैसे भूल सकती है कि अक्षत द ब्लैक डेविल चाहे कितना भी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही डर है जो उसे रात को सोने नहीं देता, और वह है खुशी से दूर होने का डर। अक्षत जिंदल जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, वो ना ही कभी किसी से डरता है। मौत भी जिसकी आंखों में खौफ पैदा ना कर सके। वह मजबूत पर्सनैलिटी वाला इंसान, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ खुशी है, जिसकी सबसे बड़ी चाहत खुशी है, जिसने अपनी जान को ही अपनी दुनिया मान रखा है, वह अक्षत जिंदल, जिसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश सिर्फ उसकी जान है, जो मुस्कुराता भी अपनी जान के लिए है और रोता भी अपनी जान के लिए है। इनफैक्ट उसकी सांसों में सिर्फ उसकी जान है। वह कैसे अपनी जान को किसी और के साथ बांट सकता है? उसके दिल में इनसिक्योरिटी होना तो लाजमी है। इस बात का एहसास होते ही खुशी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह ना तो अपने बच्चे से दूर रह सकती थी और अपने अक्सू को तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी। वह कैसे अपने अक्सू को समझाए कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। हाँ, उसका बच्चा अंश जो अब उसकी ज़िंदगी में आया है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पति और बच्चा दोनों की अपनी अहमियत है। खुशी अभी परेशान होकर रो ही रही थी जब उसे अंश के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। वह बेचारा नीचे फ्लोर पर पड़े हुए मैट्रेस पर खिलौनों से खेल रहा था जब धीरे से अपने नन्हे कदमों से उठकर खुशी की तरफ बढ़ने लगा और धीरे से उसकी साड़ी के आंचल को पकड़कर खींचने लगा। माँ की अंश के क्यूट आवाज़ में अपने लिए माँ सुनकर खुशी एकदम से घुटनों के बल बैठ गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मेरा प्यारा बच्चा, आई एम सो सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं आपके डैडी को कैसे यकीन दिलाऊँ कि मेरा प्यार आज भी वही है और आप हमारे प्यार की निशानी हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ डैडी थोड़े से खड़ूस है, लेकिन आप फिक्र मत करो, हम उनका दिल ज़रूर जीत लेंगे और उन्हें यकीन दिलाएंगे कि मेरा क्यूट क्यूट बच्चा डैडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। आप मेरा साथ दोगे ना मेरे बच्चे? और खुशी की बात सुनकर वह मासूम सा बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। वह धीरे से अपनी माँ के गालों को सहलाने लगा। अपने बच्चे को सीने से लगाकर खुशी की नम आंखों में भी एक चमक आ गई और होठों पर हल्की सी मुस्कान। और अब थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर खुशी ने देखा अक्सर डाइनिंग टेबल पर ही बैठा हुआ था और खुशी के आने का इंतजार कर रहा था। वह भी खाना नहीं खा रहा था और यह देखकर खुशी के होठों पर एक स्माइल आ गई। इसे लगा अक्षत भूखे ही ऑफिस चला गया है। वह धीरे से अक्षत के पास आई तो अक्षत अपना मुंह फुलाए हुए खाने की प्लेट उसके लिए अरेंज करते हुए बोला,
ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र ना सही, पर मुझे तुम्हारी है। जानता हूँ मेरे बिना खाना नहीं खाओगी और दिन भर रोती बैठी रहोगी। आओ जल्दी खाना खाओ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर वह खुशी को उसकी प्लेट अरेंज करके देता है और खुद गाल फुलाकर बैठ गया। तो वहीं उसकी इस हरकत को देखकर पास में बैठी निकिता, रुद्र प्रताप सिंघानिया, सिवाय उसकी पत्नी गौरी, राजीव, उसकी पत्नी सोना आंखें फाड़े अक्षत को देख रहे थे। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र ना सही, पर मुझे तुम्हारी है। जानता हूँ मेरे बिना खाना नहीं खाओगी और दिन भर रोती बैठे रहोगी। आओ जल्दी खाना खाओ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर वह खुशी को उसकी प्लेट अरेंज करके देता है और खुद मुंह फुलाकर बैठ गया। तो वहीं उसकी इस हरकत को देखकर पास में बैठी निकिता, रुद्र प्रताप सिंघानिया, सिवाय उसकी पत्नी गौरी, राजीव, उसकी पत्नी सोना आंखें फाड़े अक्षत को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर, कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके सामने बैठा यह इंसान, जो उनकी नज़रों में डेविल था, वह इस हद तक परफेक्ट एक्टिंग कैसे कर सकता है कि लोग रियल अक्षत जिंदल और डेविल में फ़र्क ही ना कर पाएं। कुछ पल के लिए तो उन लोगों को यही लग रहा था कि उनके सामने इस वक्त अक्षत जिंदल ही बैठा है। इससे पहले वह लोग कुछ समझते कि तभी खुशी ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल के सामने दूसरी कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ख्याल आया और वह अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से अपने नाराज पति को देखती है और धीरे से शर्माते हुए अक्षत की ही गोद में जाकर बैठ गई। यह देखते ही अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे जरा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि खुशी इतने सारे लोगों के सामने उसकी गोद में बैठेगी। तो वहीं खुशी की इस हरकत पर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। वह लोग एकदम से हड़बड़ाकर खुशी को आंखें फाड़े देख रहे थे। कुछ पल बाद निकिता, रुद्र और बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे मानो कह रहे हों, यह क्या हो रहा है। पहले तो डेविल को खुशी से दूर रखना मुश्किल हो रहा था और यहाँ तो खुशी भी खुद ही डेविल की बाहों में जा रही थी। निकिता को अब रुद्र और कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से ही यह इंसान उसकी दोस्त की ज़िंदगी में आया था। निकिता को खून खोलने लगा। वह अपनी आंखें छोटी कर हाथ की मुट्ठी कस दांत पीसते हुए अपने पति रुद्र, सामने से आ रहा है कबीर कपूर और लास्ट में अक्षत को घूर रही थी। तो वहीं अक्षत का ध्यान तो बस अपनी जान पर ही टिका हुआ था। खुशी, जिसे इतने सारे लोगों के बीच अक्षत के गोद में बैठने में बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अपने प्यारे पति को मनाने के लिए, उसे स्पेशल फील करवाने के लिए वह अपनी शर्म को नज़रअंदाज करके अपने नन्हे से बेटे अंश को अपनी ठीक सामने डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है और खुद खामोशी से अक्षत की आंखों में देखने लगी। अब वह धीरे से प्लेट में रखे हुए खाने का निवाला बनाकर अक्षत के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। अक्षत कुछ पल के लिए खुशी को देखता है, लेकिन फिर झूठी नाराज़गी शो करते हुए धीरे से अपना मुंह खोल देता है। खुशी मुस्कुराकर अक्षत को खाना खिलाती है, तो अक्षत भी इधर उधर मुंह करते हुए धीरे से खाना उठाकर खुशी को खिलाता है। इस बीच इस 1.25 साल का अंश डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए इधर उधर प्लेट में हाथ मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी राजीव की पत्नी सोना आगे बढ़कर अंश को अपनी गोद में उठाने की कोशिश करती है। खुशी उसे मना करते हुए, नहीं सोना, रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। लेकिन दीदी, अंश, मैंने कहा ना, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम लोगों को इसे जितना संभालना था संभाल लिया। अब इसकी जिम्मेदारी लेने वाले सही इंसान लौट आए हैं, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी ले लेने दो। इतना कहकर खुशी धीरे से अक्षत की गोद से उठकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और अंश को अक्षत के गोद में रख देती है। अचानक वह बच्चा अपनी गोद में देखकर अक्षत कन्फ्यूजन से खुशी की तरफ देखने लगा। जान, यह तुम? अक्षु, आप चाहते हैं ना मैं खाना खाऊं, तो बच्चा संभालेंगे तभी तो खाऊंगी ना। इतना कहकर वह प्लेट से खाने का निवाला बनाकर अपने मुंह में डालती है, तो अक्षत खुशी को घूरते हुए मुंह बनाकर, जान, इतने सारे लोग हैं इस घर में, किसी को भी दे दो, यह बच्चा मुझे हैंडल नहीं होगा। इसे तो तुम मुझसे दूर ही क्यों? बाकी लोग आपके बच्चे की जिम्मेदारी क्यों संभालेंगे? आपका बच्चा है, आप संभालिए। उन लोगों को अपने भी काम है, वैसे भी उन्होंने आज तक बच्चा बहुत संभाला। अब आपकी बारी, और मैं कोई आर्गुमेंट नहीं सुनूंगी, समझे? कहकर खुशी अक्षत को वार्निंग देते हुए अपनी आंख दिखाने लगी, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी अक्षत खामोश हो गया और गुस्से से अपनी गोद में बैठे हुए अंश को घूरने लगा। अब खुशी अंश को खाने की छोटी सी बाइट खिलाती है,
जो देखकर अक्षत का मुंह बन गया, क्योंकि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था खुशी उसके अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दे। पर बेचारा क्या कर सकता था। खुशी अपने हाथों से अक्षत और अंश को खाना खिलाते हुए खुद भी खा रही थी। इस दौरान अक्षत यह सो तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए उसकी नाराजगी खत्म हो चुकी थी। उसे अपनी जान के साथ यह प्यारा वक्त गुजार कर अच्छा लग रहा था। तो वहीं अक्षत की गोद में मौजूद अंश अक्षत के ब्लेजर के बटन के साथ खेलते हुए उसकी फ्रेंच बियर्ड को सहला रहा था और हमेशा की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था। अपने बच्चे को अपने पापा की गोद में खुश देखकर खुशी के होठों पर भी स्माइल थी। इस वक्त वह तीनों एक क्यूट सी फैमिली लग रहे थे, जिसे देखकर निकिता की आंखों में नमी आने लगी। वह दिल ही दिल में उन लोगों को देखकर बोली, यह नज़ारा कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे खुशी की जिंदगी में उसकी खुशियाँ लौट आई हैं। काश यह सच होता, काश ड्रैकुला सचमुच लौट आते, तो आज हमें इस बहरूपिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं उस वक्त क्या होगा जब खुशी को हमारे इतने बड़े झूठ और धोखे के बारे में पता चलेगा। पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जहां एक तरफ निकिता परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी मुस्कुराकर दिल ही दिल में खुद से बोली, अब देखती हूँ अक्षय के बच्चे, आप किस तरह मेरे बच्चे से दूर भागते हैं। माना कि आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं भी आपकी बीवी हूँ। आपको सही रास्ते पर लाना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माना कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अब आपको यही प्यार हमारे बच्चे से भी करना होगा। आप देखना मैं कैसे आपकी सारी जलन पर पानी डालती हूँ। जहाँ एक तरफ खुशी अपने ख्यालों में गुम थी, तो वहीं अक्षत जो उसके ख्यालों को अच्छे से सुन और समझ पा रहा था, दिल ही दिल में मुंह बनाते हुए खुद से बोला, तुम्हारे दिल में क्या प्लानिंग चल रही है मुझे सब पता है जान। माना कि मैं हर बार तुम्हारी जिद के आगे झुक जाता हूँ, पर इस बार यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं इस बच्चे को तुम्हारे जितना प्यार करूँ, इम्पॉसिबल। हर किसी को जान बना ले, अक्षत जिंदल इतना सस्ता भी नहीं। तुम चाहे मुझे इस बच्चे के करीब लाने की कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, तुम्हारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। इस बच्चे का क्या करना है यह मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने टारगेट पर ध्यान देना होगा। इतना सोचकर अक्षत अपनी नीली नज़र घुमाकर आसपास बैठे सभी लोगों को देखता है कि तभी कबीर कपूर स्माइल करते हुए तेजी से उन लोगों के पास आया। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग कबीर। कबीर, आपके हाथों में यह सूटकेस, कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ, इस तरह भी बिना बताए? निकिता ने यह सवाल पूछा तो कबीर मुस्कुराकर अपना सूटकेस देखते हुए बोला, हाँ वह दरअसल मैं बजाज विला जा रहा हूँ बच्चों से मिलने। अबीर और अनु ने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भेजे थे और आज मैं फ्री हूँ तो सोचा कि उन्हें दे आता। यह सुनते ही खुशी मुस्कुराकर, वह सब तो ठीक है कबीर, लेकिन थोड़ा ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। इस तरह खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। इतना कहकर खुशी कबीर के लिए ब्रेकफास्ट की प्लेट अरेंज करने लगी तो कबीर स्माइल कर, नहीं खुशी दी, रहने दीजिए ना, मैं बजाज विला जाकर ही। तभी अक्षत अपनी जान का ध्यान एक बार फिर किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख गुस्से से मुंह बनाते हुए, जान रहने दो ना, वह खुद खा लेगा, बच्चा नहीं है, तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए, किसी और की। और इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहता, कबीर आदत से मजबूर अर्जुन बजाज की तरफ अक्षत को जलते हुए देखकर उसकी जलन में घी डालते हुए मुस्कुराकर खुशी के बगल में बैठा। नहीं नहीं खुशी दी, अगर आप इतने प्यार से पूछ रही हो तो मैं खा ही लेता हूँ। वह क्या है ना, मुझे खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लिटिल चैम्प, क्या हाल है, सब ठीक ठाक? कबीर की बात सुनकर जहाँ खुशी और अंश के होठों पर स्माइल थी, तो वहीं अक्षत एक बार फिर जल भुनकर राख हो रहा था। तो कबीर कपूर, अपनी जुबान बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ कितने दिन के मेहमान हो? इनफैक्ट तुम सब कितने दिन के मेहमान हो? वह क्या है ना, मैं सोच रहा था कि अब तो मैं वापस आ गया हूँ अपनी जान का ख्याल रखने के लिए, और तुम लोगों को भी यहाँ काफ़ी वक्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि तुम सबको वापस अपने विलाज शिफ्ट। और इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहता, सभी लोग अक्षत का चेहरा देखने लगे। तभी निकिता गुस्से से रुद्र को घूरते हुए बोली, देखा देखा आपने, यह पागल आदमी कह रहा है, यह चाहता है हम इस घर से चले जाएं ताकि यह मेरी दोस्त का फ़ायदा उठा सके। इसे तो मैं। इतना कहकर निकिता गुस्से से अपनी जगह से खड़े होने को हुई कि तभी खुशी अक्षत को डांटते हुए, अक्षु बिहेव योरसेल्फ, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई इस तरह मेहमानों से बात करता है क्या? और वैसे भी यह लोग मेहमान नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर है, आप भूल गए क्या? इतना रूड बिहेवियर अच्छा नहीं है।
अब खुशी सभी लोगों की तरफ देखते हुए शर्मिंदगी से बोली, आई एम सॉरी, प्लीज अक्सू की बात का बुरा मत मानना। आप लोग तो जानते ही हैं यह है ही ऐसे खड़ूस कहीं के। बट आई प्रॉमिस, मैं जल्दी ही इन्हें सुधार दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। खुशी बहुत ही मासूमियत से उन लोगों से माफ़ी मांग रही थी और उसकी बात को सुनकर अक्षत अपनी आंखें फाड़कर खुशी को घूर रहा था। जान, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। तुम मुझे सुधार दोगी? क्या मैं तुम्हें बिगड़ा हुआ नजर आता हूँ? हाँ, आते हैं। इनफैक्ट आप पहले से ज़्यादा बिगड़ गए हैं अक्सू। बहुत दिन से आपकी मरम्मत नहीं हुई ना, इसलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, अब आप सही हाथों में आ चुके हैं। मैं हूं ना, आपके सारे डिफेक्ट और नट बोल्ट अच्छे से फिक्स कर दूंगी। फिलहाल सोना जरा मेडिसिन लेकर आना, वह सामने टेबल पर रखा है। यह सुनकर सोना चुपचाप अपनी जगह से खड़ी हुई और टेबल पर रखी हुई कुछ मेडिसिन लाकर खुशी को देती है। खुशी को मेडिसिन अक्षत को देते हुए बोली, यह लीजिए, मुंह खोलिए। अपने सामने मेडिसिन देख अक्षत बच्चों की तरह मुंह फेरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं यह कड़वी मेडिसिन नहीं खाऊंगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अक्षत के नखरे देख खुशी उसे आंख दिखाते हुए, अक्सू, मैंने कहा मेडिसिन खाइए, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। जान तुम। और इससे पहले अक्षत कोई आर्ग्यूमेंट करता, खुशी गुस्से से मुंह बनाकर वापस अपनी जगह पर बैठते हुए, ठीक है, मत खाइए, मैं भी नहीं खाऊंगी। जब आपको अपना ख्याल नहीं है तो मैं अपना क्यों रखूं? खुशी गाल फुलाकर बैठ गई थी और बस जिद्दी अक्षत का खून जल रहा था, लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता। वह अपना माथा लगभग पीटते हुए फ्रस्ट्रेशन में आकर, जान तुम बहुत जिद्दी हो, ठीक है, दो इधर मेडिसिन। यह सुनते ही खुशी धीरे से अक्षत की तरफ दवाई बढ़ा देती है तो अक्षत ना चाहते हुए भी दवाई खा लेता है और खुशी के होठों पर स्माइल आ गई। यह लो, मैंने दवाई खा ली, अब तुम भी खा लो। अब अक्षत ने खुशी को दवाई दी तो उसने भी दवाई खा ली और खुशी के दवाई खाते ही अक्षत के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह एक झटके में अपने मुंह में दबाई हुई दवाई निकालकर फेंकते हुए बोला, जान तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह ट्रिक मुझ पर काम करेगी? कभी नहीं। अक्षत जिंदल को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं झुका सकता, ना तुम्हारी यह मेडिसिन और ना तुम्हारा यह बेटा। लो, संभालो इसे। इतना कहकर अक्षत तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और छोटे से अंश को उसकी गोद में देते हुए बोला, और हाँ, अपने इन बिन बुलाए मेहमानों से कह दो कि इनके रहने का इंतजाम विला के पीछे वाले हिस्से में हो चुका है, तो शराफत से वही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मुझे अपनी जान के आसपास कोई भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी नहीं, अंडरस्टैंड? भाई, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह खुशी के होठों पर लाइट किस करके एक नज़र निकिता रुद्र और उसकी टीम को देख वहां से चला गया और खुशी के साथ साथ सभी लोग मुंह फाड़े अक्षत को जाता हुआ देखते रह गए। जहां एक तरफ खुशी का चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि अक्षत को हैंडल करने की उसकी फर्स्ट ट्रिक तो काफ़ी हद तक फैल हो चुकी थी, तो वहीं निकिता गुस्से से मुंह बनाते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, अच्छा बच्चू, हमें इस विला से बाहर भगाने का प्लान हो रहा है ताकि यह मेरी दोस्त का एडवांटेज उठा सके। यह डेविल का बच्चा कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा है, लगता है इसका गेम बजाना पड़ेगा। लगता है अब वक्त आ गया है इसे एहसास हो कि इसने किससे पंगा लिया है। हा 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 हा। निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया दूध में पड़ी हुई मक्खी नहीं है जिसे यह अपनी मर्जी से उठाकर बाहर फेंक दे। मैं भी देखती हूँ यह कैसे खुशी के करीब आता है। निकिता से पंगा होगा दंगा। जहाँ एक तरफ निकिता अपने दिमाग में प्लान बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी एक बार फिर सभी लोगों से माफ़ी मांगती है। लेकिन जिन लोगों की नज़रों में अक्सर डेविल था, उन लोगों को डेविल की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे यह इंसान सरफिरा है। अब कबीर बजाज विला के लिए निकल गया और थोड़ी ही देर में वह बजाज विला पहुंच चुका था, जहां सर्जन अर्जुन बजाज की पत्नी महक अपने 4 बच्चे, जो कि ट्विंस थे, को संभाल रही थी। और हमेशा की तरह कबीर कपूर की एंट्री सलमान खान के सॉन्ग पर होती है, आओ जी बाऊजी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड, स्वागत नहीं करोगे हमारा भाभी जी। यह सुनते ही महक ने मुस्कुराकर कबीर को देखा। कबीर कपूर। कबीर को देखते ही अर्जुन और महक के बच्चे आरव और अवनी जल्दी से दौड़कर उसके गले लग गए और कबीर ने भी उन्हें तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। आरव तो कबीर को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपने ऑफिस पहुंच चुका था, जहां आकर वह एक नज़र अपने बिजनेस को देखता है कि तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, कम इन। एंथोनी और शिवाय ने अंदर आते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया डेविल? और यह शब्द सुनते ही अक्षत
जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठे कुछ स्पेशल डाटा चेक कर रहा था, अपनी कोल्ड नीली नज़र उठाकर उन दोनों को घूरता है। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। तुम? लगता है तुम लोगों को सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है, और जो लोग इतने बदतमीज़ हो, मुझे उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जा सकते हो यहाँ से, और एक नए असिस्टेंट का अरेंजमेंट करो जिसके पास कम से कम मैनर्स तो हों। अक्षत की कोल्ड वॉइस सिवाय और एंथोनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि तभी रुद्र तेजी से अंदर आते हुए बोला, और यह फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? डेविल, भूलो मत, तुमने सिर्फ अक्षत जिंदल का चेहरा लिया है, वह भी हमारे कहने पर। खुद को इस ऑफिस और एम्पायर का मालिक समझने की गुस्ताखी मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह तो मौके की नजाकत है जो हमें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वरना तुम्हारी हरकतें तुम्हारा भेजा उड़ा देने वाली हैं। और तुम यह जो इतनी बदतमीजी से इन लोगों से बात कर रहे हो ना, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, वह इस एम्पायर और यहाँ के रियल मालिक के सबसे वफादार और भरोसेमंद लोगों में से एक है। तुम उनके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते। अपनी औकात मत भूलो, समझे? तुम यहाँ किराए पर लिए गए एक्टर हो, ना कि। ओह, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अक्षत अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही एटीट्यूड के साथ होठों पर डेविल स्माइल लिए बोला, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया, आई थिंक यू हैव टू करेक्ट योर वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी औकात क्या है और क्या नहीं, इस बात का अंदाजा तुम लोगों को बहुत अच्छे से है, इसीलिए आज तुम लोग वहाँ हो और मैं यहाँ इस पोजीशन पर। और दूसरी बात, मैं यहाँ किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपने लिए मैनर्स और रिस्पेक्ट की डिमांड कर रहा हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर डेविल से अपना काम निकालना है तो अपना यह एटीट्यूड लेवल थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि डेविल के एटीट्यूड लेवल की बराबरी तुम लोग नहीं कर सकते। माना कि तुम लोग इस सल्तनत के लिए बहुत वफादार हो, और मैं चाहता हूँ कि यही वफादारी तुम लोग मेरे लिए भी दिखाओ। आफ्टर ऑल, कुछ दिन के लिए ही सही, मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, इसीलिए जाओ और अपनी यह गर्मी बाहर ठंडा करके आओ। और हाँ, इस फाइल में कुछ डिटेल्स है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जल्द से जल्द। मुझे धोखे से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुम लोग वफादारी से मेरे साथ काम कर सकते हो तो यू मोस्ट वेलकम, वरना दरवाज़ा उधर है। अक्षत की बात सुन सिवाय और एंथोनी अक्षत को घूरने लगे, तो वहीं रुद्र भी दांत पीसने लगा। तभी सिवाय आगे आते हुए बोला, नाउ करेक्ट योर वर्ड्स डेविल, तुम हमारे बॉस नहीं हो, बल्कि यह कुर्सी जिस पर हमारे किंग बैठते थे यह हमारे बॉस है, और इसीलिए तुम हमारी वफादारी भी जरूर देखोगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम यहाँ बैठे हो। जिस दिन हमें तुम्हारी जगह कोई मिल जाएगा, उस दिन शायद बाहर जाने का रास्ता तुम्हें देखना पड़े, क्योंकि कभी भी अपने दिमाग में यह गलत फहमी पालने की कोशिश मत करना कि अक्सर जिंदल के लोग अपने किंग के अलावा किसी और की जी हजूरी करेंगे, क्योंकि भले ही तुमने हमारे किंग का चेहरा ले लिया है, लेकिन उनकी तरह बनने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एंथोनी ने कहा, उम्मीद करेंगे तुम यह बात कभी ना भूलो, क्योंकि हम तुम्हें यह भूलने नहीं देंगे। और हाँ, हमारी कमीन से दूर रहो, वरना किसी दिन हमारे बुलेट पर एक नाम तुम्हारा भी लिखा होगा। हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करना, समझे? इतना कहकर वह दोनों गुस्से से वहाँ से चले गए, और उनके एटीट्यूड को देखकर रुद्र अपने होठों पर एटीट्यूड स्माइल लाते हुए बोला, देखा है एजे, यानी अक्षर जिंदल के वफादार लोग, सोचो जब इनमें इतना एटीट्यूड है तो एजे का एटीट्यूड लेवल क्या होगा। बेहतर है अपने काम से काम रखो डेविल, किसी का बॉस बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि एजे बनना इतना आसान नहीं है। अक्सर जिंदल से जुड़ा हर इंसान उसके लिए कितना लॉयल है, यह बात तुम जाकर उसके जानवरों से पूछो, शायद उनकी बातें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएं, क्योंकि इंसानों के लेवल के तो तुम हो नहीं, बेवकूफ़ इंसान। इतना कहकर रुद्र गुस्से से वहाँ से चला गया, और उसके जाते ही अक्सर दांत पीसते हुए उन तीनों का एटीट्यूड देख रहा था। इन तीनों को तो मैं, हाउ डेयर ही इज। वह गुस्से से अपनी आंखें छोटी कर कुछ देर के लिए दरवाजा देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। अक्षत के कैबिन में लगे हुए अपनी ही वर्ल्ड एस बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लिए हुए एक बड़ी सी पोर्ट्रेट को देखता है, जिसमें अक्षत के चेहरे पर वही कोल्ड ओरा एटीट्यूड था, जिसे देखते हुए वह धीरे से उसके करीब आया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हारे लोग हैं बहुत तीखी मिर्ची, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो लॉयल्टी की बात भी अच्छे से करते हैं, पर अब वक्त आ चुका है कि कहने और करने में कितना फ़र्क है यह जान लिया जाए। अक्षत जिंदल बनकर यह पता लगाना शायद मुश्किल है, इसीलिए डेविल को सामने आना होगा
क्योंकि धोखेबाज लोगों का असली चेहरा तभी सामने आता है जब उन्हें यह मालूम हो कि जहां वह अपने पत्ते बिछा रहे हैं वह महल उनका है, वह टेबल भी और खेलने वाला खिलाड़ी भी। तो ब्लैक डेविल, सुना है तुम लोगों को बहुत अच्छे से परखते थे, इसीलिए हर किसी पर यकीन नहीं करते थे। तो चलो एक बार डेविल के नज़रिए से भी देख लिया जाए कि तुम्हारी आंखें, दिमाग और स्टाइल कितने परफेक्ट थे। माना कि हमें कुछ याद नहीं, पर कतर दिए जाएं, हम ऐसे भी बाज नहीं, उड़ान भरते हैं अपने दम पर, शहंशाह हैं अपने दिल के, और कोई हमें झुका दे ऐसी किसी की औकात नहीं। कल भी आसमां हमारा था, आज भी हमारा है, कोई ले ले यह गुरूर हमसे, ऐसा कोई सरताज नहीं। कहकर अक्षत एक अजीब एटीट्यूड के साथ जोर जोर से हंसने लगा। अब उसने तुरंत किसी को कॉल किया, कुछ लोगों की डिटेल चाहिए, जल्द से जल्द। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर समीर को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका था और रूही उसे उसके घर तक छोड़ने आई थी। रूहान को गौरी ने स्कूल भेज दिया था। रूहान जो कि खुद 6 साल का बच्चा था, लेकिन वह इतना तो समझदार था कि उसे अपने समीर अंकल की हेल्थ के बारे में मालूम था और वह खुद चाहता था कि उसके अंकल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। दरअसल समीर और रूहान एक दूसरे के दिल के बहुत करीब थे, और हो भी क्यों ना, समीर ने उसे बचपन से एक फादर और बेस्ट फ्रेंड की तरह संभाला था। रूहान स्कूल से फ्री होते ही समीर से हर दिन मिलने आता था। रूही समीर को उसके बेडरूम में लाकर धीरे से बैठाती है। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर अरेंज करती हूँ, फिर बात ले लेना। इतना कहकर वह वॉशरूम में चली गई तो समीर के होठों पर एक स्माइल आ गई। रूही उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसे उसकी मोहब्बत मिल रही थी, भला उसे और क्या चाहिए था। थोड़ी ही देर में रूही उसे अपने साथ बाथरूम में ले गई और उसे अपने हाथों से स्पंज बाथ देने लगी। इस दौरान वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, तो रूही को समीर के करीब रहकर शर्म आ रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा हिचकी जा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा ब्लश कर रहा था, जिसे देखकर समीर एक झटके में उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है, जिसके लिए रूही बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और अगले ही पल समीर ने उसके कमर में अपना हाथ लपेट दूसरे हाथ से उसके चीन के नीचे एक उंगली रख आंखों में देखते हुए कहा, रूही क्या मैं? फिर अपना सलाइवा गटक कर आई वाना रूही। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन कहीं ना कहीं रूही उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। समीर की आंखों में अपने लिए चाहत देख धीरे से अपनी आंखें बंद कर घबराते हुए अपने होठों को उसके पास ले गई, जिसे देखते ही समीर का गला सूखने लगा। रूही उसके गाल पर किस करने ही वाली थी कि तभी समीर बड़ी हिम्मत जुटाकर एक बोल्ड स्टेप लेते हुए एक झटके में उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। तो रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले वह कुछ समझती, समीर उसे जोर जोर से स्मूच करते हुए किस करने लगा। कुछ सेकंड बाद रूही के हाथ भी समीर के बालों में चलने लगे। रूही का साथ पाते ही समीर के दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई और वह पूरे पैशन के साथ उसके होठों को चूमे जा रहा था। इस दौरान समीर का एक हाथ रूही के कमर पर तो दूसरा उसके चेहरे को सहला रहा था। रूही अपने दोनों हाथों से समीर के बालों में उलझाकर उसे अपने करीब कर रही थी। कुछ 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल और पैशनेट किस में इन्वॉल्व रहे कि तभी रूही ने महसूस किया समीर के हाथ अब उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलने के लिए पीछे की तरफ जा रहे हैं, जिसे महसूस करते ही रूही का बदन सिहर उठा और वह हड़बड़ा कर एक झटके में समीर के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धक्का देती है। तो वहीं समीर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। अचानक रूही के इस एक्ट से वह हैरानी और नासमझी में उसे देखने लगा। रूही की आंखों में घबराहट देख वह धीरे से अपनी नज़र नीचे कर, सॉरी, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं कराना चाहता था, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना। यह कहकर समीर अपनी नज़र झुकाकर बाथरूम से बाहर चला गया और वहीं उसे जाता हुआ देखते रह गई। वह सचमुच काफ़ी नर्वस लग रही थी। समीर को जाता हुआ देखकर अचानक उसे अपने दिल में दर्द उठा, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ समीर दुखी दिल से कमरे में आया और दीवार पर एक पंच मारते हुए बोला, क्यों क्यों रूही, क्यों करती हो तुम मुझे खुद से दूर? क्यों तुम अब तक मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, या फिर आज भी तुम्हारे दिल में वह धोखेबाज इंसान है? क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूँ कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत नसीब ही नहीं होगी? कहते हुए समीर की आंखों से आंसू बहने लगे थे
और तभी उसे अपने सीने पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। किसी ने उसे पीछे से हक कर रखा था। यह महसूस करते ही समीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और तभी एक मधोस और मीठी सी आवाज़ उसके कानों में गई। तुम बहुत अच्छे हो समीर, पर कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी मोहब्बत और दिल बहुत प्योर है और इससे पहले वह आगे कुछ कह दी, समीर एकदम से पलटकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और जिंदगी की पहली और आखिरी औरत हो, जिंदगी हो मेरी, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, और मेरी यह प्योर मोहब्बत भी सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरे करीब होकर मुझसे दूर जाना मेरी बर्दाश्त के बाहर है रूही। प्लीज़ मत करो मेरे साथ ऐसा। आई थिंक तुम्हें फ़िलहाल घर जाना चाहिए। इतना कहकर समीर, जो कि फ़िलहाल शर्टलेस अपनी कमर में एक टॉवल लपेटे खड़ा था, क्लोजेट रूम की तरफ जा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर मायूसी और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। तो वहीं उसे जाता हुआ देखकर रूही की आंखों में आंसू बहने लगे और वह अपनी नज़र नीचे कर लड़खड़ाते शब्दों में खुद से बोली, मुझे माफ़ कर दो समीर, पर तुम्हारे करीब आकर एक अजीब सा डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर अब मेरा दिल तुम्हारे पास रहना चाहता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करो और मैं तुम्हारी बाहों में पिघल जाऊं। पर मेरा यह दिमाग, जिसने मेरे लिए दायरे सेट कर रखे हैं, यह समाज और यहाँ के नियम, इनसे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है समीर। और सबसे बड़ी बात, मेरा रूहान, पता नहीं क्या वह इस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाएगा। कहते हुए रूही अपने दिमाग पर जोर दे रही थी और अब वह अपनी आंखों में नमी लिए वहां से चली गई। तो वहीं समीर, जो कि क्लोजेट रूम में आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, जानता हूँ अपनी ही कसम में उलझी हुई हो और अपने दिल का क्या करूँ, जिसकी बेताबी बस तुम्हारी करीबियाँ चाहती हैं। अब रूही किचन में आई और समीर के लिए अपने हाथों से सूप प्रिपेयर करने लगी कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करता है। रूही ने मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखा तो स्माइल करते हुए कॉल रिसीव की। हेलो खुशी दीदी। रूही, कैसी हो तुम? मैं समीर के बारे में सुना और उसके बारे में जानकर दुख हुआ। वैसे अब वह कैसा है? वह ठीक है दीदी, आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। सॉरी 2 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई। वह दरअसल मैं आजकल समीर के साथ ही। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या अभी भी तुमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा? रूही, देखो मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर तुम मुझे दीदी कहती हो, इसीलिए तुम्हें एक सलाह दूंगी। जिंदगी में सच्ची मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है और उससे भी ज़्यादा यह स्पेशल तब हो जाती है जब यह दोबारा लौटकर आपकी ज़िंदगी में आए। तुमने बहुत दुख और तकलीफ अकेले सहा है, लेकिन रूही, एक लंबी ज़िंदगी तुम्हारे इंतजार कर रही है जिसे अकेले काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे ही ले लो। क्या कमी थी मेरे पास? तुम्हारी और मेरी कहानी काफ़ी हद तक एक जैसी थी, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने यह अकेलापन खुद सेलेक्ट किया है और किस्मत ने मुझे यह इंतज़ार करवाया था। पर आज मेरी तरह तुम्हें भी दूसरा मौका मिल रहा है रूही। मेरी बात मानो तो समीर को एक मौका दो। वह बहुत अच्छा और सिंसियर है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फ़िक्र और सच्ची मोहब्बत देखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम उसे धोखेबाज और घटिया इंसान अयान खान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो अपनी लाइफ में? वह इस लायक नहीं है रूही। देखो रूही, प्लीज़ कोई फैसला लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खुशी की बात सुन रूही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, दीदी मुझे आपको कुछ बताना था। वह दरअसल, कहकर रूही ने खुशी को अपने फैसले के बारे में बताया, जो जानकर खुशी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब उसे पता चला कि रूही अभी भी हिचकिचा रही है तो उसे रूही पर गुस्सा आया और उसने उसे समझाया कि वह समीर के दिल से खिलवाड़ ना करे, बल्कि उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। समाज और लोगों का क्या है, वे किसको देखकर आज तक खुश हुए हैं, जो उसे देखकर होंगे। और रूहान, वह बहुत समझदार है। शायद अभी वक्त आ चुका है कि उसे भी यह कैसे इंसान की छाया और साथ मिले जो उसे सही और गलत का पाठ पढ़ाए, उसे प्यार। खुशी के समझाने पर रूही बिल्कुल खामोश थी। थोड़ी देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और समीर के लिए सूप रेडी करके कमरे में आई, जहां समीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बस सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच रहा था। रूही के पैरों की आहट सुनकर वह तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। उसके इस एक्ट को देखकर रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने समीर के आगे सूप का बाउल किया। नाराज हो? नहीं, बस कुछ सोच रहा हूँ। समीर सूप की कटोरी लेकर चुपचाप बैठकर उसे पीने लगा। रूही खामोशी से बस उसे देख रही थी। समीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे
उसकी नज़र नीचे थी। ऐसा लग रहा था वह अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखों में एक दर्द और कुछ नहीं। रूही महसूस कर चुकी थी। उसे समझ में आ गया समीर रो रहा था और अब रूही को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ और उसे रुद्र की कही एक बात याद आई। फ्लैशबैक। जिंदल विला में निकिता, खुशी और रुद्र बैठे बातें कर रहे थे। मोहब्बत की बातें हो रही थी। उनके सामने स्नैक्स और कुछ जूस लेकर आई। तभी बातों ही बातों में रूही को पता चला कि रुद्र पहले एक नंबर का प्ले बॉय हुआ करता था। इनफैक्ट शादी से पहले उसका दिल भी खुशी पर लट्टू हो चुका था। यह जानकर रूही काफ़ी हैरान थी और अब वह निकिता और रुद्र की लव स्टोरी जानने के लिए बेताब हो गई। और बताइए ना रुद्र भाई साहब, जब आपका दिल खुशी दीदी पर लट्टू था तो आपने निकिता दीदी से शादी कैसे की? क्या यह शादी अरेंज मैरिज थी? यह सुन रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि लव मैरिज थी। और तुम्हें पता है, मैं अपनी स्वीट हार्ट को भरे मंडप में सबके सामने किडनैप करके उससे शादी करके लाया हूँ। वैसे मेरा कोई प्लान तो नहीं था, क्योंकि मैं वापस नीदरलैंड चला गया था और यहाँ निकिता की शादी किसी और से हो रही थी। यह सुनकर रूही पूरी तरह हैरान थी और वह हैरानी से बोली, क्या? लेकिन अगर ऐसा था तो आपने यह महसूस कैसे किया कि आपको निकिता दीदी से शादी करनी है? आपको उनसे प्यार का एहसास कब हुआ? क्योंकि जहाँ तक मैं प्लेबॉय के बारे में जानती हूँ, उन लोगों को तो किसी के लिए भी इमोशन या फीलिंग का एहसास ही नहीं होता। तो फिर आपके अंदर यह बदलाव कैसे? यह सुनने के बाद निकिता और खुशी का ध्यान भी रुद्र की तरफ था, क्योंकि वह भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। और तभी रुद्र ने मुस्कुराकर गहरी सांस लेते हुए निकिता का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, हम प्ले बॉय भी इंसान होते हैं रूही, हमें भी किसी की मोहब्बत और साथ की ज़रूरत होती है, पर सिर्फ इतना है कि हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम अपने स्पेशल वन से मिलते हैं। हाँ, यह सच है कि मोहब्बत का एहसास हुए बिना मर्द हर औरत के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जब पहली बार उसे सच्ची मोहब्बत नसीब होती है, उसके बाद वह अपनी पसंदीदा औरत के अलावा किसी और को देखना तक पसंद नहीं करते। जब एक मर्द किसी औरत के लिए सचमुच रोने लगे तो समझ लो उससे ज़्यादा उस औरत को कोई प्यार नहीं कर सकता। यही हाल मेरा और एजे का भी है। एक मर्द चाहे कितना भी मर्द क्यों ना हो, वह सिर्फ उसके सामने रोता है जिससे उसने सच्ची मोहब्बत की हो। और इन बातों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और अगले ही पल उसने दिल की बात मानते हुए खुद को दूसरा चांस देने का फैसला किया और एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए डॉक्टर समीर, जो कि अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए कुछ सोच रहे थे, एक झटके में उनके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ अपनी तरफ करती है। और इससे पहले वह आगे कुछ समझ पाते, उसने उनके होठों पर अपने होठ रख दिए। डॉक्टर समीर तो उसकी हरकत पर पूरी तरह हैरान रह गए और इससे भी ज़्यादा वह तब हैरान हुए जब रूही उन्हें किस करते हुए उनके एक हाथ को उठाकर अपने सीने पर रख देती है। डॉक्टर समीर को कुछ समझ नहीं आया वह कैसे रिएक्ट करे। वह तो जैसे बर्फ की तरह जम गए थे। रूही ने लगभग 2 मिनट तक उनके होठों को हल्की हल्की किस किया, लेकिन उसे किस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे प्रॉब्लम हो रही थी। समीर को कुछ रिएक्ट ना करते हुए देख उसने धीरे से उनके होठों को छोड़ा और उनकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, अगर तुम्हारा घूरना हो गया हो तो कंटिन्यू करें। समीर, मुझे यह सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन प्लीज़ तुम अपनी तरफ से कोशिश मत छोड़ना। समीर, यह सच है कि आज तक कभी किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाईजान के जाने के बाद मैंने कभी किसी मर्द की मोहब्बत का महसूस नहीं किया, पर मैं तुम्हें करना चाहती हूँ समीर। मैं अपना पास्ट भूलना चाहती हूँ। मुझे अपना फ्यूचर देखना है तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में। बोलो समीर, क्या तुम मेरा साथ दोगे? लेकिन एक बात याद रखना समीर, यह तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। कभी कभी तुम्हें पेशेंस तो कभी गुस्से से काम लेना होगा, कभी सब कुछ समझना होगा और कभी बेवकूफ़ बन जाना होगा। कभी सब कुछ दे देना होगा तो कभी छीनना होगा, कभी गिव अप करना होगा तो कभी कोशिश करनी होगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए भी यह रास्ता आसान नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें भी तकलीफ़ों का सामना करना होगा। कभी तुम हर्ट हो जाओगे तो कभी ऐसा लगेगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है। एक औरत को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक टूटी हुई औरत को बटोरना नहीं। और तुमने उस औरत को चाहने की हिम्मत की है जो बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई है, लेकिन यह भी सच है कि वह सिमट जाना चाहती है तुम्हारी बाहों में। तो बोलो समीर, क्या तुम उसे अपनी बाहों का सहारा दोगे? मुझे सहारा चाहिए समीर, मोहब्बत चाहिए तुम्हारी। मैं मानती हूँ यह रास्ता आसान नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज से और अभी से मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर एक मुश्किल फैसले में
अपने मन से भी और कोशिश करूंगी तन से भी। इतना कहकर रूही अपनी आंखों में इमोशन लिए धीरे से अपने ब्लाउज की अपनी बॉडी से रिमूव करने लगी, जो देखकर समीर पूरी तरह हैरान था। रूही ने अपने ब्लाउज के डोर को खोल दिया था और हुक को खोल अपनी बॉडी से अलग करने के लिए समीर तुरंत हड़बड़ाकर उसके हाथ को रोक लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी रूही, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे तुम्हारी बॉडी की चाहत नहीं है, मेरे लिए तो तुम्हारा दिल ही काफ़ी है, तुम्हारा साथ काफ़ी है। इतना कहकर वह ब्लाउज को वापस उसके बदन पर पहनाते हुए बोला, आई थिंक हमें अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए और जब तक तुम पूरी तरह इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना कहकर वह धीरे से उसके माथे पर किस करता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। समीर की अच्छाइयाँ देख रूही का दिल पिघलने लगा। वह कस के उसके गले से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ बजाज विला कबीर अर्जुन बजाज की पत्नी महक के हाथों से बना गाजर का हलवा एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी बिलोटी जैसी नीली आंखें इधर उधर घूम रही थी। और अब उसने महक से पूछा, तो भाभी जी कैसा चल रहा है आपका कैरियर? पिछले 1 साल से आप सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, ऐसे में 4 बच्चे हैंडल करना। आरव और अवनी तो फिर भी ठीक है, वह 5 साल के हो चुके हैं, लेकिन आहान और विहान वह तो अमीर की ही उम्र के सिर्फ 1 साल के हैं। ऐसे में उनके साथ साथ अपना मेडिकल कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कबीर, सब मैनेज हो जाता है। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अर्जुन जी है ना, वह सचमुच काफ़ी सपोर्टिव है। हालांकि बच्चों की केयर करने के लिए उनकी नैनी है, लेकिन फिर भी अर्जुन जी, उन्हें तो आप जानते ही हैं, वह बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव रहते हैं। सिर्फ बच्चों को लेकर ही नहीं, आपको लेकर भी भाभी जी। वैसे लगता है हमेशा की तरह बड़े भैया को आने में वक्त लगेगा। अरे हाँ मुझे याद आया भाभी जी, वह दरअसल मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए था। वह क्या है ना, आपको तो मालूम है यहाँ इंडिया में हमारे बहुत सारे लैंड हैं जो कि यूं ही पड़े हुए हैं। मुझे कुछ अच्छी कंपनियों के ऑफर्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि फ़िलहाल मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना मैं उन्हें लीज पर दे दूं। और बस उसी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत है, बस थोड़ी देर में लाकर दे दूंगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुन महक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कबीर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी चीज़ है, आपको मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक मुस्कुराते हुए कमरे में जाकर पासपोर्ट ले आती है और अब कबीर को देती है। वैसे मुझे यह समझ नहीं आया, आप और अर्जुन जी हमेशा एक दूसरे के लिए इतने अनोइंग से क्यों रहते हैं, और आपने अपना पासपोर्ट अर्जुन जी को क्यों दिया? यह सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अनोइंग नहीं है भाभी जी, यह तो हम लोगों का प्यार है, स्पेशल वाला। वैसे भाभी जी गाजर का हलवा बहुत अच्छा था, क्या थोड़ा और इससे पहले कबीर आगे कुछ कहता कि तभी महक का मोबाइल फ़ोन रिंग करता है। महक ने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। अरे अर्जुन जी का फ़ोन है, 1 मिनट। हेलो जी अर्जुन जी। दूसरी तरफ से अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेबी बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी उनकी नैनी से बात हुई ना? वह क्या है कि अभी कुछ ऑपरेशन को हैंडल करके आया हूँ, तो बच्चों को वीडियो में देखने का वक्त ही नहीं मिला। वैसे आज पेशेंट की एक्सल सीट टेबल पर नज़र नहीं आ रही। तुम एक काम करो, मेरे कैबिन में ही आ जाओ, मुझे पेशेंट नंबर 86 और 95 के बारे में डिस्कशन करना है। मुझे लगता है कि उनके। और इससे पहले अर्जुन आगे कुछ कहता, महक ने कहा, बच्चे वह बिल्कुल ठीक है, खेल रहे हैं, मेरी आंखों के सामने ही हैं। आज मैं हॉस्पिटल नहीं आई, पर पेशेंट नंबर 86 और 95 की रिपोर्ट्स मैंने सेंड कर दी है। मिस्टर कैथरीन से ले लीजिएगा। मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी, लेकिन आ नहीं पाई। वह अचानक कबीर का फ़ोन आया, उन्हें बच्चों से मिलने था, तो सोचा कि आज हॉस्पिटल रहने देती हूँ। और कबीर का नाम सुनते ही दूसरी तरफ से अर्जुन बजाज के रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग थे। वह एकदम से अपनी कुर्सी से उछल गए। व्हाट, कबीर कपूर घर आया है और तुम मुझे अब बता रही हो बेबी? क्या कहा उसने तुमसे? 1 मिनट, मैं अभी घर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन बजाज जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़े होकर अपना वाइट कोट निकालकर जल्दी अपना ब्लैक ब्लेजर उठाते हुए बाहर की तरफ निकले कि तभी महक मुंह बनाते हुए बोली, ओहो अर्जुन जी आप भी ना। कबीर का नाम सुनते ही इस तरह उछलते हैं जैसे करंट लग गया हो। अरे वह बेचारे तो बच्चों से मिलने आए हैं, क्यों आ नहीं सकते क्या? अपना बस बात का बतंगड़ बनाते रहते हैं। कहकर महक मासूम सा चेहरा बनाकर अपने सामने गाजर का हलवा एंजॉय करते हुए कबीर कपूर को देख रही थी।
बेचारा दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर टिकाए अर्जुन के बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी अर्जुन वहां से तेजी से निकलते हुए बोला, ओहो बेबी, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें नहीं पता वह इंसान कितनी बड़ी मुसीबत है, और अब वह मुसीबत मेरे घर में आकर बैठा है, तो क्या मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए? तुम अभी के अभी निकलो उस घर से बाहर। नहीं, रहने दो, मैं आता हूँ, मैं खुद उसे हैंडल करूँगा और उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर अर्जुन तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा कि तभी महक ने मुंह बनाकर कहा, कोई मुसीबत नहीं है, वह आपकी बहन के पति हैं। अर्जुन जी, आप इस तरह से रिएक्ट करना बंद कीजिए। देखिए तो जरा बेचारे किस तरह गाजर का हलवा एंजॉय कर रहे हैं। अर्जुन जानता था कबीर अगर बजाज विला पहुंचा है तो यूं ही तो नहीं पहुंचा होगा कि तभी अचानक अर्जुन को पासपोर्ट का ख्याल आया और उसने हड़बड़ाकर महक से कहा, बेबी वह सब छोड़ो, पहले यह बताओ कि कबीर ने तुमसे क्या कहा। 1 मिनट, कहीं उसने तुमसे अपना पासपोर्ट तो नहीं मांगा? पासपोर्ट? हाँ मांगा था। तो यह सुन अर्जुन अपना मुंह बड़ा सा फाड़े आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, तो क्या बेबी तुमने दे तो नहीं दिया? हाँ दे दिया, उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। वैसे भी उनकी चीज थी तो प्रॉब्लम क्या है? और यह सुनते ही अर्जुन को तो जैसे चक्कर ही आने लगे। वह हैरान होते हुए बोला, यह क्या किया तुमने बेबी? उसे उसका पासपोर्ट दे दिया? अच्छा एक बात बताओ, कबीर कपूर तुम्हारे पास है ना? मुझे उससे बात करनी है, उसे फोन दो। और यह सुनते ही महक बेचारी मासूम सा चेहरा बनाकर पीछे पलटकर कबीर की तरफ देखती है ताकि उसे फोन दे, और अगले ही पल कबीर उसे नजर नहीं आया तो उसने कंफ्यूज होकर अर्जुन से कहा, अरे अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ गए। महक ने सर्वेंट से पूछा, सुनो कबीर यहीं थे ना, किधर हैं? सर्वेंट ने बताया, मैडम वह तो चले गए। और यह सुनते ही महक कंफ्यूज होकर अर्जुन से बोली, अर्जुन जी कबीर तो चले गए, और बस फिर क्या था? अर्जुन बेचारा सदमे में चला गया।